हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वर लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, आज जो हम पाठ शुरू करने जा रहे हैं वो शास्त्री द्वितीय खंड के लिए आवश्यक है और भारत में फ्रांसीसियों का आगमन, इस पे हम चर्चा करेंगे। किस तरह से भारत में फ्रांसीसी आए और उन्होंने यहाँ स्थापित होने की कोशिश की, लेकिन उस क्रम में उनका अंग्रेज़ों से युद्ध हुआ जो कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। 3 कर्नाटक युद्ध हुए और उसके बाद फ्रांसीसियों का पैर यहाँ से उखड़ गया और अंततः भारत में अंग्रेज जो है उनकी औपनिवेशिकता जो है वो कायम हुई। उन्होंने भारत को अपना उपनिवेश बनाया। फ्रांस में 1664 ईस्वी में ही फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई जो भारत आई और इसको फ्रांसीसी सरकार का संरक्षण प्राप्त था, इसीलिए इसे जो है वो सरकारी व्यापारिक कंपनी भी कहा जाता है। भारत में फ्रांसीसियों की पहली कोठी फ्रैंको केरो के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की गई। गोलकुंडा रियासत के जो सुल्तान थे उनसे अधिकार पत्र प्राप्त कर लेने के बाद फ्रांसीसियों ने अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी जो है वो 1669 ईस्वी में मूसलीपट्टनम में स्थापित की और इस तरह से धीरे धीरे उन्होंने, जैसे 1673 ईस्वी में फ्रांसवा मार्टिन जो है उसने पांडिचेरी की नींव डाली। फिर 1690-92 ईस्वी के मध्य जो है चंद्रनगर की सुप्रसिद्ध फ्रांसीसी कोठी की स्थापना की गई। 1693 ईस्वी में फ्रांसीसियों के कब्जे से डचों ने पांडिचेरी को छीन लिया। लेकिन फिर 1697 ईस्वी में जो रिजविक की समझौता हुआ, ट्रीटी ऑफ रिजविक, उसमें पुनः फ्रांसीसियों को पांडिचेरी मिल गया। फिर फ्रांसीसियों के द्वारा हम देखते हैं एवं क्रमे चूँकि यूरोपीय देशों के जो कंपनियां थी वो जो एशिया या अफ्रीका के देशों में जा रही थी, तो उनका मुख्य उद्देश्य जो था वहाँ अपनी कोठी को स्थापित करना था, व्यापार करना था और व्यापार के क्रम में धीरे धीरे उन्होंने आर्थिक जो इनकी पकड़ थी वो तो मजबूत होती ही चली गई और राजनीतिक पकड़ में भी इन्होंने अपनी मजबूती कायम की और फिर जिसको जहाँ सफलता मिला इन यूरोपीय देशों को उन्होंने अपना उपनिवेश कायम किया। तो इस क्रम में हम देखते हैं कि फ्रांसीसियों ने 1721 ईस्वी में मॉरिशस, 1725 ईस्वी में मालाबार तट पर स्थित माही एवं 1739 ईस्वी में कारिकल पर भी अपना अधिकार जमाया। 1742 ईस्वी से पूर्व फ्रांसीसियों का मूल उद्देश्य व्यापारिक लाभ कमाना था, परंतु 1742 ईस्वी के बाद जब डुप्ले को पांडिचेरी का गवर्नर नियुक्त किया गया तो उसने राजनीतिक लाभ के लिए भी जो है प्रयास करने प्रारंभ कर दिए। डुप्ले की यही महत्वाकांक्षा था, वो महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और वो राजनीतिक सत्ता भी भारत में स्थापित करने के फिराक में था। इस तरह से फ्रांसीसी आगे बढ़ रहे थे। हम देखते हैं कि 1600 ईस्वी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी थी और भारत उसका आगमन हो चुका था। अंग्रेज़ों ने भी समय समय पर जहाँ उसको अनुकूल स्थितियाँ मिली थी वहाँ उन्होंने अपनी कोठियों की स्थापना की थी। हम देखते हैं कि मुख्य रूप से 6 यूरोपीय कंपनी जो है वो भारत में आया। पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डैनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। लेकिन पुर्तगाली, डच, डैनिश और स्वीडिश इनका प्रभाव नहीं रहा, धीरे धीरे समाप्त हो गया। लेकिन अंग्रेज और फ्रांसीसी ये दो मुख्य रूप से भारत में स्थापित होते चले गए। अब इन दोनों के उद्देश्य जो है, हित जो है, एक दूसरे से टकराते थे क्योंकि दोनों अपना उपनिवेश कायम करने के फिराक में था भारत में। इस क्रम में हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के मध्य जो है वो युद्ध होता है जिसे कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। 3 कर्नाटक युद्ध हुए और इन कर्नाटक युद्धों के द्वारा तीसरा कर्नाटक युद्ध जो हुआ उसमें ये फैसला हो गया कि भारत में किसका उपनिवेश कायम रहेगा। तो हम प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में थोड़ा सा आज डिस्कशन कर लेते हैं, दूसरा और तीसरा अगले क्लास में करेंगे। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 ईस्वी के बीच होता है और ये जो कर्नाटक युद्ध था वो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। क्योंकि यूरोप में दोनों देशों में शत्रुता थी, एक दूसरे के प्रबल विरोधी थे फ्रांस और ब्रिटेन।
अतः भारत में भी उस विरोध का प्रभाव जो है वो पड़ना प्रारंभ हो गया और भारत में भी दोनों के मध्य युद्ध की स्थिति हो गई। जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध था वो प्रारंभ हुआ कर्नाटक के उत्तराधिकार युद्ध से। कर्नाटक की राजनीतिक स्थिति जो थी वो समय ठीक नहीं थी और वहाँ उत्तराधिकार का जो है एक निज़ाम जो नवाब अनवरुद्दीन था, वो सिद्धांत हैदराबाद के निज़ाम के अधीन था, किंतु व्यवहारिक दृष्टिकोण से नवाब पर निज़ाम का किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं था। हैदराबाद का जो यह निज़ाम था वो अर्काट में रहता था। 1740 ईस्वी में यूरोप में ऑस्ट्रिया की राजगद्दी के उत्तराधिकार के लिए युद्ध प्रारंभ हो चुका था। तो फ्रांस और ब्रिटेन जो है वो यूरोप में दोनों एक दूसरे के शत्रु थे और यहाँ कर्नाटक में जो स्थिति थी उत्तराधिकार का फैसला नहीं हो रहा था कि अगला नवाब कौन बनेगा। एक पक्ष के सपोर्ट में फ्रांसीसी खड़े थे और दूसरे पक्ष के सपोर्ट में अंग्रेज खड़े थे। तो ये स्वाभाविक था कि युद्ध होना ही होना है। यहाँ भी हम देखते हैं 1746 ईस्वी में जो है सो अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध प्रारंभ होता है और डुप्ले जो तत्कालीन पांडिचेरी का गवर्नर था, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, उसने बड़ी कुशलता के साथ जो है मॉरिशस के गवर्नर ला बुर्देन के सहयोग से मद्रास पे घेरा डालता है और मद्रास को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर देता है। हालांकि सेंट डेविड का जो फोर्ट था उसको वो जीत पाने में असफल रहता है, लेकिन फिर भी डुप्ले ने इस युद्ध में अपने प्रभाव को दिखाया और अंग्रेज़ों को उन्होंने पीछे जाने पे मजबूर किया। लेकिन ला बुर्देन और फ्रांसीसियों ये डुप्ले के मध्य जो है वो कुछ मतभेद उत्पन्न हो गया। एक्चुअली ला बुर्देन चाहता था कि 4 लाख पाउंड लेकर के मद्रास जो है वो अंग्रेज़ों को सौंप दिया जाए, लेकिन डुप्ले जो है यहाँ वो दूर की सोच रहा था और राजनीतिक प्रभाव को कायम करना चाहता था, जिसके तहत वो चाहता था कि नहीं, मद्रास उसके पास ही रहे। हालांकि दोनों में इस बात पे मतभेद हुआ और ये बात आई कि पांडिचेरी की जो काउंसिल है वो तय करेगी कि मद्रास सौंपा जाए अथवा नहीं सौंपा जाए। ला बुर्देन की तबीयत अस्वस्थ होती है और वो इलाज के लिए फ्रांस जाता है और इधर डुप्ले जो है वो मद्रास पे घेरा डाल देता है और मद्रास को अपने पक्ष में, मद्रास पे वो एक तरह से विजय हासिल कर लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि कालांतर में जाकर के, हालांकि डुप्ले की इस कार्यनीति से जो है वो उसका प्रभाव बढ़ा और उसको बहुत सारे बधाई पत्र मिले, उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ी। लेकिन जब यूरोप में 1748 ईस्वी में एला सेपल की संधि हो गई फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में, तब जो है यहाँ भी मजबूरन दोनों को संधि करना पड़ा और उस एला सेपल की संधि के द्वारा जो है भारत में भी युद्ध समाप्त हो गया और फ्रांसीसियों को जो है उसको अंग्रेज़ों को मद्रास वापस कर देना पड़ा। यानी डुप्ले ने जितनी भी राजनीतिक चक्र रचे और अपने साहस, अदम्य साहस के बल पर उसने मद्रास को प्राप्त किया, वो एला सेपल के संधि के द्वारा उस पर पानी फिर गया और उसे अंग्रेज़ों को अंततः वापस करना पड़ा। उधर उत्तरी अमेरिका में लुई वर्ग जो है वो फ्रांसीसियों को मिला और इधर भारत में मद्रास जो है वो अंग्रेज़ों को देना पड़ गया। तो डुप्ले घूम फिर करके फिर वहीं रह गया, उसका कार्य एक तरह से अधूरा रह गया। हालांकि इस युद्ध का कुछ प्रभाव नहीं पड़ा या ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन फ्रांसीसियों के हित इससे नहीं सधे। इस युद्ध का एक और महत्वपूर्ण बात है इस युद्ध में, इसी युद्ध में जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध में सेंट टोमे नाम का एक युद्ध फ्रांसीसी सेना एवं कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के मध्य लड़ा गया, जिसमें फ्रांसीसी सेना ने जो है अनवरुद्दीन के बड़े सेना को परास्त किया और इसका विजेता जो है फ्रांसीसी रहे। इस सेंट टोमे के युद्ध ने ये साबित कर दिया कि एक कुशल और प्रशिक्षित सेना जो है वो भारत के जो राजा हैं उनकी बड़ी से बड़ी सेना को भी परास्त कर सकती है। और इस युद्ध की जीत ने न केवल फ्रांसीसियों के मध्य बल्कि अंग्रेज़ों के मध्य भी ये भाव पैदा कर दिया कि हम अगर चाहें तो यहाँ भारत में राजनीतिक सत्ता आसानी से
कायम कर सकते हैं। अतः इस प्रथम कर्नाटक युद्ध का तो जो महत्व है वो है ही, सेंट टोमे के युद्ध का भी एक विशेष महत्व है, जो इन दोनों यूरोपीय शक्तियों पर एक जो है सो इनके मनोभावों पर एक अलग सा प्रभाव पड़ा और इनके मन में ये भावना धर कर गई कि हम भारत में राजनीतिक सत्ता आसानी से स्थापित कर सकते हैं। तो हमने आज प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में जाना, जो किस तरह से फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के मध्य हुआ। यूरोप में शत्रुता के कारण यहाँ कर्नाटक में अपना उत्तराधिकार का युद्ध था और दोनों ने एक दूसरे के पक्ष का सपोर्ट करते हुए युद्ध किया, लेकिन डुप्ले की नीति सफल होते हुए भी असफल रही और मद्रास उसके हाथ से निकल गया। अब हम अगले क्लास में द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध पे चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से इस युद्ध में फ्रांसीसी अंततः पराजित होते हैं और भारत से उन्हें ये तय हो जाता है कि भारत में अब फ्रांसीसियों का उपनिवेश कायम न होकर के अंग्रेज का उपनिवेश जो है वो कायम रहेगा और वही होता है और लंबे समय तक हम अंग्रेज़ों के गुलाम बने रहते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।